हेलो स्टूडेंट, सीसी शिक्षा में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था डीएनए के बारे में। न्यूक्लिक एसिड पढ़े थे, न्यूक्लिक अम्ल पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने डीएनए पढ़ा था डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आज हम लोग देखेंगे राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। ये क्या होता है? पॉली राइबोन्यूक्लिक एसिड्स की एक श्रृंखला होती है क्या होता है, एक स्टैंडर्ड मतलब सिंगल लेयर वाली संरचना होती है। जैसे कि डबल हेलिक्स संरचना होती है डीएनए, लेकिन जो आरएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स सिंगल स्ट्रैंड संरचना होती है। इसमें क्या होता है? पेंटोज शर्करा के रूप में क्या पाया जाता है? राइबोज उपस्थित होता है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। इसमें थाइमिन नहीं पाया जाता है। यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में, केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में तथा राइबोसोम जैसे कोशिकांगों पर पाया जाता है। ये केंद्रक में कम होते हैं और अन्य कोशिकांगों पर ज़्यादा होते हैं। आरएनए जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, इसको रियो वायरस तथा कुछ अन्य वायरसों में आरएनए जो होता है वो कभी कभी अपवाद स्वरूप डबल स्ट्रैंड वाला होता है। इसकी वृत्ति जो होती है सिकुड़ने के कारण कुछ भागों में टूटकर छोटी छोटी चक्रीकार संरचनाएं बना लेती है। ये समानांतर रूप से पास पास आए श्रृंखलाओं के बीच जो क्षार होते हैं उनको हाइड्रोजन बंध के द्वारा जोड़ देती है। अगर आरएनए देखेंगे तो आरएनए लगभग 3 प्रकार के होते हैं। राइबोसोमल आरएनए, जिसको पहला है राइबोसोमल आरएनए। क्रियाशीलता के आधार पर अगर हम लोग आरएनए को भागों में बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। पहला है आपका राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो होता है ये प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम का निर्माण करता है। यानी राइबोसोम के संरचनात्मक गठन का सर्वाधिक जो भाग होता है वो आरएनए का प्रकार होता है, क्योंकि यह कुल आरएनए का 80% भाग होता है। यह केंद्रिका में निर्मित होता है। जो केंद्र होता है, केंद्रक, उसके केंद्रिका में निर्मित होता है। राइबोसोम के निर्माण के फलस्वरूप जो आरएनए होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल के संयोजन हेतु स्थल तथा 2 क्रमिक अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बनकर निर्माण सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है आपका संदेशवाहक आरएनए, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और इसको शॉर्ट में एमआरएनए भी बोलते हैं। यह जो होता है वो केंद्रक के आरएनए में स्थित होता है। इसमें आनुवांशिक कोड के अनुसार प्रोटीन संश्लेषण और पॉलीपेप्टाइड अणु में व्यवस्थित क्रम में सजने वाले अमीनो अम्ल की जो उपस्थिति होती है उसको दर्शाता है। यह कोशिका का 3 से 5% भाग होता है, जो कोशिका कोडान सूचना को राइबोसोम तक प्रोटीन संश्लेषण हेतु पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संदेशवाहक आरएनए। आरएनए में आरएनए में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? तो कैप पाया जाता है, नॉन कोडिंग खंड होता है, समारंभन खंड होता है, कोडिंग खंड होता है। सिर्फ इसके नाम याद रखेंगे। अभी आप जब आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो इनके डिटेल पढ़ेंगे। टर्मिनेशन खंड होता है, नॉन कोडिंग क्षेत्र होता है और पॉली ए सीक्वेंस होता है। ठीक है, इस प्रकार का दिखाई देता है टीआरएनए, एमआरएनए। फिर तीसरा है अभिगमन या सोल्यूबल आरएनए, टीआरएनए बोलते हैं। ये क्या करता है? अभिगमन का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण का क्रम होता है, अमीनो अम्ल को लेकर राइबोसोम स्थल तक लेकर जाता है। तो एमआरएनए के पास ये स्थानांतरित करने का कार्य होता है। यह सबसे छोटा आरएनए माना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? टीआरएनए। ये अभिगमन ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। कुल आरएनए का ये 10 से 20% होता है। अगर आरएनए की पुनरावृत्ति देखेंगे तो आरएनए की पुनरावृत्ति का गुण नहीं पाया जाता है। मतलब ये स्वयं से अपने आप को 2 भागों में या फिर नए आरएनए का निर्माण को ये नहीं बताते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? जो डीएनए होता है वो आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन करती है। जब क्या होता है, जब ये देखो, ये जब डीएनए है वो जब डीएनए में क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है, तो ये अलग अलग स्ट्रैंड बनने लगते हैं, खुलने लगते हैं। तो ये टेम्पलेट्स का कार्य करते हैं। और सिंगल स्ट्रैंड क्या होता है? आरएनए कहलाता है। तो जो इसमें का एडेनिन होता है वो ग्वानिन के साथ, और साइटोसिन जो होता है वो बाहर फैले हुए यूरेसिल के साथ आकर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। और यूरेसिल के साथ आकर जुड़ने से क्या बना देता है? आरएनए का निर्माण हो जाता है। इससे क्या बोलते हैं? इसी सिंगल स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे हम लोग? आरएनए बोलेंगे, जो डीएनए के टेम्पलेट्स का कार्य करता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लिक अम्ल के कार्य। हम लोगों ने न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या क्या पढ़ा? डीएनए पढ़ा, आरएनए पढ़ा। तो अब देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल के क्या क्या कार्य होते हैं, है ना। तो न्यूक्लिक अम्ल का मतलब ही क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। जो आरएनए जो होता है वो सिर्फ वायरस में होता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, लेकिन जो डीएनए होता है वो सभी जीवों के लिए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। डीएनए प्रकीर्ण के निर्माण को नियंत्रित करता है। प्रकीर्ण मतलब होता है एंजाइम्स। जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? डीएनए। ठीक है, जो क्या करता है, जो हमारा शरीर होता है, हमारा बॉडी जो होता है, जीवों का जो बॉडी होता है उसको सुचारू मतलब अच्छे से कार्य करने के लिए वर्क करने के लिए कौन हेल्प करता है? तो एंजाइम्स। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो राइबोसोम्स में होने वाले प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। राइबोसोम्स के माध्यम से क्या होता है? प्रोटीन
संश्लेषण होता है तो उसको भी कौन नियंत्रित करता है? न्यूक्लियोसोम से जो राइबोसोम होता है वो, न्यूक्लियोस अम्ल जो होता है राइबोसोम में वो। सर्वप्रथम जो केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण की सूचना एमआरएनए के द्वारा राइबोसोम में आती है। केंद्रक में जो डीएनए का प्रोटीन संश्लेषण होता है उसमें जो सूचना होता है वो राइबोसोम में आता है। तब राइबोसोम में स्थित पीआरएनए जो होता है प्रोटीन निर्माण स्थल की भूमिका अदा करता है। तो जो पीआरएनए वाला स्थान होता है वो क्या करता है? राइबोसोम में स्थित जो पीआरएनए वाला जो भाग होता है वो क्या करता है? प्रोटीन निर्माण करता है। आरएनए जो कोशिका द्रव्य में रहता है, टीआरएनए जो होता है वो कोशिका द्रव्य में स्थित रहता है। वो अमीनो अम्ल को श्रृंखलाबद्ध करके राइबोसोम में एकत्र करके प्रोटीन बनाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का संश्लेषण न्यूक्लिक अम्ल द्वारा ही किया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो क्रोमेटिन जाल का अधिकांश भाग बनाता है। अतः जीवों का यह एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि कोशिका के नियंत्रण कक्ष का प्रमुख घटक होने का कार्य करता है। ये क्या कहता है? क्योंकि कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है उसका प्रमुख कार्य कौन करता है? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या करता है? जीवों में उत्परिवर्तन पैदा करता है। जो जीन्स होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल के ही बने होते हैं। जो जीन्स होते हैं ना वो किससे बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल से बनते हैं। और जो जीन होता है वो हमारे जीवन का मूलभूत आधार होता है। इसलिए उत्परिवर्तनवाद का भी मुख्य स्रोत क्या होता है? मुख्य कार्यकर्ता कौन होता है? आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, अगर अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होता है? तो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म में सक्रियता से संश्लेषित होने वाले प्रोटीन प्रकृति और जैव उत्प्रेरक बायोकैटलिस्ट जो होते हैं कोशिका के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को बिना परिवर्तित किए उत्प्रेरित करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स कहलाते हैं। जीवों के प्रोटोप्लाज्म में मतलब कोशिका द्रव्य में क्या होता है? जैव प्रोटीन प्रकृति वाला प्रोटीन के जैसा ही होता है और जैव उत्प्रेरक होता है। मतलब कोई भी क्रिया को कार्य करने के लिए, अभिक्रिया करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। और अपने रचना में क्या होता है? अपने रचना में बिना चेंजेस के, अपने रचना को बिना चेंज किए क्या करता है? वो अभिक्रिया को संपन्न करा देता है। उसको क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। सभी जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं और रासायनिक प्रक्रियाओं को गति देते हैं। एंजाइम शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ईस्ट के अंदर। ठीक है, क्या होता है? ईस्ट के अंदर। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो कुहने नामक वैज्ञानिक ने 1878 में किया था। फिर 1897 में एडवर्ड बुनकर जो है वो औषधि उपयोग के लिए ईस्ट का रस या निष्कर्ष जो होता है, ईस्ट का रस जो निकाला था उससे जाइमेज नामक प्रकीर्ण प्राप्त हुआ जो शर्करा को अल्कोहल में अपघटित होने की क्रिया को उत्प्रेरित करता है। जो शर्करा होता है उसको अल्कोहल बनने में हेल्प करता है, मोटिवेट करता है कि हाँ तुम बन जाओ। इसलिए जो जाइमेज होता है वो जाइमेज नाम का एंजाइम को प्रथम प्रकीर्ण की भी संज्ञा दी जाती है। एंजाइम जो होता है कोशिका के बाहर भी शर्करा को अल्कोहल में अपघटित करने के कार्य को उत्प्रेरित करता है। ऐसा नहीं है कि जो जाइमेज है वो सिर्फ कोशिका के अंदर ही शर्करा को अल्कोहल में चेंज होने के लिए मदद करता है, वो कोशिका के बाहर में भी वो अपना कार्य अपने हिसाब से करता है। जाइमेज के कारण महत्वपूर्ण अवधारणा का निर्माण हुआ कि प्रकीर्ण जो होता है वो कोशिका के बाहर भी जैव उत्प्रेरक को कार्य को कर सकता है, जिसमें ईस्ट कोशिकाओं में सुक्रेज माल्टेज नामक एंजाइम भी पाए जाते हैं। जेबी समनर ने जैक बीन के रस या फिर जैक बीन जो होता है जैक फ्रूट मतलब कटहल का जो बीज होता है उसके रस से क्या निकाला था? यूरिएज नामक प्रकीर्ण को प्राप्त किया था तथा यह प्रमाणित किया कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम के होने की अवधारणा किरचॉफ ने दिया था क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम कहा कि विशेष कारक की उपस्थिति जो होती है वो स्टार्च को शर्करा में बदल देती है। जो विशेष कारक होता है उसकी उपस्थिति से क्या होता है? स्टार्च जो होता है वो शर्करा में चेंज हो जाता है। अगर महत्वपूर्ण लक्षण देखेंगे प्रकीर्णों का एंजाइम्स का तो क्या क्या होता है? भौतिक गुण देखते हैं। एंजाइम जो होती है कोलाइडल प्रकृति की होती है, इनका अणुभार जो होता है वो उच्च होता है। अगर एंजाइम्स को 60 सेंटीग्रेड ताप या उससे अधिक तापमान पर रखेंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। इसके लिए क्या होता है? कंट्रोल मतलब नियंत्रित जो तापक्रम होता है वो 25 to 45 होता है। 37 तापमान पर प्रकीर्ण जो होते हैं वो सक्रियता के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। अगर एंजाइम्स देखेंगे तो सामान्यतः ये रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं।
कम ताप पर क्या करते हैं, अपेक्षाकृत इनकी सक्रियता में कमी आ जाती है। अब रासायनिक गुण देखेंगे तो ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ये मोटिवेशन का कार्य करते हैं, कैटेलिटिक का कार्य करते हैं। मतलब ये स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और जब अभिक्रिया हो जाती है तो ये पुनः मुक्त हो जाते हैं। प्रोटीन स्वभाव, रासायनिक रूप से सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, प्रत्येक एंजाइम का एक विशिष्ट प्रकृति वाला होता है, अर्थात एक विशिष्ट एंजाइम एक विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। हर एंजाइम हर अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं कर सकता, हर इंसान जो होता है हर एक इंसान को मोटिवेट नहीं कर सकता। वैसे ही है जो हर एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हर अभिक्रिया को मोटिवेट नहीं करता है। पर्टिकुलर एक एक एंजाइम्स होते हैं हर अभिक्रिया के लिए, ठीक है। उदाहरण जैसे सुक्रेज है, वो केवल सुक्रोज को शर्करा का ही जल अपघटन करा सकता है। एमाइलेज एंजाइम मंड का जल अपघटन करा सकता है। दूसरा जो होता है, दूसरे एंजाइम जो आएंगे, जैसे कि मान के चलो सुक्रोज है, अगर उसको बोलेंगे कि स्टार्च का जल अपघटन कर सके तो वो नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ किसका करेगा, सुक्रोज का करेगा। एंजाइम जो होते हैं अस्थिर यौगिक होते हैं, जो जल, अल्कोहल, ग्लिसरॉल नामक आदि के विलयन में घुलनशील होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। वो क्या करते हैं, जो जल होता है, जल में अल्कोहल होता है, ग्लिसरॉल होता है, नमक होता है, उसके विलयन में घुल जाता है, प्रोटीन नेचर के होते हैं, जिसके कारण ये प्रतिवर्ती अभिक्रिया के दर को भी बढ़ाते हैं। इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है, सक्रियण ऊर्जा होता है, जिससे शरीर का तापमान भी क्या होता है, सामान्य होता है। सामान्य अगर गुण देखेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो एंजाइम जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करके क्रिया की दर को बढ़ाते हैं। कोई क्रिया बहुत स्लो चल रही है, अगर कोई एंजाइम आता है तो कैटेलिटिक आता है तो क्या होता है, उसकी क्रिया की दर बढ़ जाती है। कुछ प्रकीर्णों के साथ एक विशेष पदार्थ लगा होता है जो इसकी सक्रियता को बढ़ाता है, इन्हें सह एंजाइम कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम कुछ प्रकीर्णों की सक्रियता को बढ़ाते हैं। क्या होता है कि कुछ जो एंजाइम्स होते हैं, अगर उसके साथ हम लोग कुछ देखो, अगर मैं एक बच्चे को बोलूँगी कि इस क्लास में एक क्लास है, वहाँ पे मैं एक टीचर दूंगी और बोलूँगी कि एक टीचर सबकी कॉपी चेक करे, तो क्या करेगा, वो एक एक करके पर्टिकुलर करेगा। लेकिन अगर मैं वहाँ पे दो टीचर दूंगी और दो टीचर को सब बच्चों की कॉपी चेक करने के लिए बोलूँगी, तो दोनों जो है आधे आधे बच्चों की कॉपी चेक करेंगे, तो कॉपी चेक जल्दी हो जाएगा ना। तो वैसे ही है कि कोई एक एंजाइम जो होगा, अगर वो किसी अभिक्रिया को क्या कराते रहेगा, संपन्न कराते रहेगा, तो उसकी सक्रियता की दर धीरे धीरे ग्राफ में बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, है ना, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी तो चढ़ेगा। लेकिन अगर उसके साथ कोई और ऐसा पदार्थ हो जो उस सक्रियता की दर को बढ़ा सकता है, तो वो अगर यौगिक वहाँ पे प्रेजेंट है और रिएक्शन करता है, तो क्या होगा, सक्रियता की दर और बढ़ जाएगी। तो जो एंजाइम के साथ जो और कोई अन्य पदार्थ जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, सह एंजाइम बोलते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकीर्णों की सक्रियता को कम करते हैं, इन पदार्थों को प्रकीर्ण निरोधक कहते हैं। कुछ देखो, हर चीज में क्या होता है, बाधा उत्पन्न होता है ना, तो जो प्रकीर्णों को सक्रियता के क्रम में बाधा उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकीर्ण निरोधक कहते हैं। कुछ एंजाइम जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, अम्ल के जैसा होता है, और कुछ क्षार होते हैं और कुछ उदासीन भी होते हैं। परंतु कुछ ऐसे एंजाइम जो होते हैं अम्लीय क्षारीय दोनों माध्यमों में कार्य कर सकते हैं। ऐसे प्रकीर्ण को क्या बोलते हैं, ऐसे एंजाइम को स्पेसिफिक एंजाइम कहते हैं, जो पीएच की सक्रियता पर ही प्रदर्शित करते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के प्रकीर्ण जो होते हैं विभिन्न पीएच पर अपनी अधिकतम सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि पेप्सिन होता है वो pH 2 में करेगा, ट्रिप्सिन जो होता है वो pH 8 पर क्रिया करता है। सभी एंजाइमों में एक सक्रिय स्थल होता है, एक्टिव साइट होता है, क्रियाधार के अणु यहीं पर जुड़ते हैं। इसकी भी संकल्पना हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंजाइम की अगर रासायनिक प्रकृति तथा संरचना देखेंगे तो क्या होता है, एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन अणु से या अणुओं से मिलकर बना होता है। ये संरचनात्मक दृष्टि से प्रोटीन जो होता है तृतीय स्तर की संरचना प्रदर्शित करते हैं, टर्शरी लेवल का। कुछ एंजाइम जो होते हैं केवल प्रोटीन के बने होते हैं, उन्हें सरल एंजाइम कहते हैं। सिर्फ जो कुछ एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सरल एंजाइम बोलते हैं। लेकिन कुछ प्रकीर्णों में अप्रोटीनी नॉन प्रोटीनियस भाग भी होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम, तथा अप्रोटीनी भाग को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सहकारक या फिर कोफैक्टर बोलते हैं। क्या बोलता है कि कोई एंजाइम जो होता है वो सिर्फ उसका बना है और प्रोटीन का बना है, तो प्रोटीन का श्रृंखला से अगर बना है तो उस एंजाइम को क्या बोलेंगे, हम लोग प्रोटीनी भाग बोलेंगे, सरल एंजाइम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोटीन जो होते हैं, कुछ जो एंजाइम्स होते हैं उसमें प्रोटीन भाग भी होता है और कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, अप्रोटीनी भाग कहेंगे। और इसका जो प्रोटीन भाग होता है उसको क्या बोलेंगे, एपोप्रोटीन बोलेंगे, और जो अप्रोटीन भाग होता है उसको बोलेंगे कोकारक, सहकारक, कोफैक्टर बोलते हैं। एपो एंजाइम का कोफैक्टर को सम्मिलित रूप से
होलो एंजाइम कहते हैं। होलो एंजाइम ही रासायनिक क्रिया को अप्रेरित करने में सक्षम होता है। होलो एंजाइम क्या करता है, जो क्रिया चलता रहता है उसको अप्रेरित करता है ना। एपो एंजाइम मतलब जो प्रोटीन भाग हो गया, फिर एक कोफैक्टर आ गया जो जुड़ा रहता है, जो प्रोटीन भाग नहीं होता है, इनको क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम बोलते हैं। कंप्लीट जो एंजाइम होते हैं वो होलो एंजाइम कहलाते हैं। ठीक, फिर जब अप्रोटीनी भाग के कार्बनिक अणु के रूप में होता है तथा प्रकीर्ण से सरलता से अलग किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, स्रप्रकीर्ण बोलते हैं। जो अप्रोटीनी भाग जो होता है वो कार्बनिक अणु के रूप में होता है। ठीक, प्रकीर्ण से सरलता से अलग कर सकते हैं उसको। एंजाइम जब बन जाता है तो उसको सरलता से अलग कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, को एंजाइम कहते हैं। जैसे कि NAD मेलेटिडिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का सहप्रकीर्ण होता है, लेकिन जब सहकारक एंजाइम से दृढ़ता के साथ जुड़ा हो तो इसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। यदि एंजाइम और सह एंजाइम जो होते हैं वो एक साथ बहुत अच्छे बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। उदाहरण है आपको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नामक प्रकीर्ण में पोरफायरिन समूह जो होता है वो अपने एपो एंजाइम से बहुत स्थायी रूप से जुड़े रहते हैं। इसको प्रोस्थेटिक समूह के स्थान पर अकार्बनिक तत्व जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज पाए जाते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर। कभी कभी कुछ प्रकीर्ण होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं वो दूसरे प्रकीर्ण पर आश्रित होते हैं और श्रृंखला में कार्य करते हैं। ऐसी अवस्था में एक प्रकीर्ण का उत्पाद प्रोडक्ट दूसरे का क्रियाधार सब्सट्रेट होता है। ऐसे प्रकीर्णों को संयुक्त प्रकीर्ण एंजाइम कॉम्प्लेक्स तथा बहुप्रकीर्ण तंत्र मल्टी एंजाइम सिस्टम कहते हैं। उदाहरण स्वरूप है माइटोकॉन्ड्रिया में बहुप्रकीर्ण तंत्र पाए जाते हैं जो श्वसन में विभिन्न चरणों के लिए उत्तरदायी होता है। जब उदाहरण स्वरूप अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें बहुत सारे प्रकीर्ण तंत्र पाए जाते हैं जो श्वसन के विभिन्न चरणों के लिए कार्य करते हैं। सप्रकीर्ण भाग जो होता है वो अप्रोटीन के रूप में होता है। जो सप्रकीर्ण भाग है वो क्या होता है, अप्रोटीन के रूप में रहते हैं। साथ ही ये कम अणु भार वाले तथा ताप स्थिरता का भी गुण रखते हैं। क्या करते हैं, कम अणु भार होता है इनका और ताप जो होता है स्थिर होता है। काफी अधिक अणु भार वाले ताप स्थिर नहीं होते। ठीक है, जो जिसका अणु भार बहुत ज्यादा होता है उसका जो ताप होता है वो कंट्रोल में स्टेबल नहीं होता है। पर एक सप्रकीर्ण बिना किसी प्रकीर्ण की सहायता से कार्य नहीं कर सकता। जब तक एक एंजाइम नहीं होगा तब तक जो कोई एंजाइम है वो कार्य नहीं कर सकता। सामान्य प्रकीर्णों तथा सप्रकीर्णों के अतिरिक्त आइसो एंजाइम्स भी होते हैं। आइसो एंजाइम्स वह एंजाइम्स होते हैं जिनका क्या होता है, आणविक विन्यास जो होता है वो सेम होता है, लेकिन जो उनका कार्य जो होता है, आणविक विन्यास जो होता है वो अलग अलग होता है। अणु जो होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार से बने होते हैं अणुओं से, लेकिन क्या होता है, उनका जो कार्य होता है वो एक जैसा होता है। इसको क्या बोलते हैं, आइसो एंजाइम बोलते हैं। जैसे कि लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज जो कई जंतुओं के उत्तकों में 5 आइसो एंजाइम के रूप में पाए जाते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग में एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बने होते हैं जिसे NH एवं COOH शीर्ष छोर होते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के वलय अनफोल्डिंग जब होती है तो प्रकृति के आधार पर एंजाइम की संरचना निर्धारित होती है। श्रृंखला आपस में वलयित क्षेत्र में डाइसल्फाइड बंध के फलस्वरूप जुड़ जाते हैं। फिर देखते हैं एंजाइम विकर तथा अकार्बनिक उत्प्रेरक के रूप में तुलना। समानताएं देखेंगे तो प्रकीर्ण और उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, ये भी उत्प्रेरित करने का ही कार्य करता है और अभिक्रिया में भाग नहीं लेता और स्वयं जो होता है बाद में अलग हो जाता है। तो प्रकीर्ण और उत्प्रेरक में समानताएं भी है और विभिन्नताएं भी है। कौन कौन से समानताएं देखते हैं। प्रकीर्ण और उत्प्रेरक दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया को दिशा तो देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। दोनों एंड में अनचेंजेबल रहते हैं। ठीक है, दोनों ही थोड़े समय के लिए क्रियाधार से जुड़कर अस्थायी यौगिक प्रकीर्ण तथा क्रियाधार समृद्ध बनाते हैं। एंजाइम तथा उत्प्रेरक दोनों ही किसी उत्क्रमणीय क्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन की साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं कर सकते। जो साम्यावस्था होता है रिवर्सिबल मतलब पहले इधर भी क्रिया हुआ फिर इधर भी क्रिया, उसका बोलते हैं साम्यावस्था, को परिवर्तित नहीं कर सकते। दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। क्लियर, इतने तो हो गए सिमिलरिटीज। अब इनमें अंतर देखते हैं। तो प्रोटीन जो होता है वो जटिल प्रकृति का होता है और बृहद कार्बनिक अणु का बना होता है, लेकिन अकार्बनिक जो उत्प्रेरक होता है कार्बनिक प्रकृति के होता है और सूक्ष्म अणु से बना होता है। ये विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया को ही प्रेरित करता है, लेकिन जो उत्प्रेरक होता है वो यौगिक होता है और सब अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। जो एंजाइम होता है उसमें नियंत्रक अणुओं द्वारा नियंत्रित होते हैं और जो अकार्बनिक उत्प्रेरक होता है मतलब उत्प्रेरक जो होता है ये किसी अन्य नियंत्रण अणु का नियंत्रण नहीं होता। इनके pH और तत्व के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, ये दोनों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है उत्प्रेरक और एंजाइम्स में अंतर।
फिर है प्रकीर्णों का नामकरण। इनका संश्लेषण कहाँ से होता है? प्रकीर्णों का संश्लेषण तो कोशिका द्रव्य में होता है, और कुछ जो होते हैं कोशिका के भीतर ही सक्रिय होते हैं, इनको एंडो एंजाइम बोलते हैं, और जो सक्रिय कोशिका के बाहर सक्रिय होते हैं उसको एक्सो एंजाइम भी कहते हैं। किसी एंजाइम का नामकरण उसके पदार्थ पर वह जिस पर क्रियाशील होता है, मतलब जिसमें सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, उसके आधार पर उसको और जिस प्रकार से उत्प्रेरित करता है उस प्रकार के क्रिया के नाम के पश्चात एस जोड़कर उनका नामकरण किया जाता है। जैसे कि उदाहरण है, यदि किसी क्रिया का ऑक्सीकरण किया तो एंजाइम का नाम ऑक्सीडेज हो जाएगा, ऑक्सीजिनेज होगा। ऑक्सीकरण 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन के विच्छेदन से होता है, जैसे कि एंजाइम को डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। किसी एक एंजाइम के नाम में उसका क्रियाधार का नाम मिला रहता है, जैसे कि सक्सीनेट को ऑक्सीकृत करने वाले एंजाइम का नाम होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। एल्कोहलिडी का होता है हाइड्रोजिनेज, वह एंजाइम है जो अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करता है। क्या करता है? जो अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करता है। इसी तरह जो ग्लूकोकाइनेज वह एंजाइम होता है, ग्लूकोकाइनेज भी एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, ग्लूकोज जो होता है उनमें एटीपी में फास्फोरिलिक समूह निकालकर ग्लूकोज पर जोड़ देता है। ग्लूकोकाइनेज जो होता है वो एक हेक्सोकाइनेज होता है। ग्लूकोकाइनेज क्या होता है? एक हेक्सोकाइनेज होता है। कभी कभी नाम एंजाइम के नाम ऐसे दे दिया जाता है कि ना तो वह क्रियाधार पर है और ना प्रतिक्रिया की प्रकृति पर आधारित है। ठीक है, जब प्रक्रिया चल रहा है मतलब जो रिएक्शन हो रहा है उसके प्रकृति पर आधारित है, और ना फिर वो क्रियाधार। उदाहरण है केटालेज पर ऑक्सीडेज आदि। कुछ स्थितियों में एंजाइम के नाम में अंत में एस प्रत्यय भी लगा दिया जाता है, जैसे कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन आदि। एंजाइम का वर्गीकरण। एंजाइम को उनके कार्यों के अनुसार 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम और डेस्मोलाइजिंग एंजाइम। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जो होता है इसके अंतर्गत ऐसे एंजाइम रखे जाते हैं जो जल की अणुओं की सहायता से क्रियाधार के अणुओं का जल अपघटन कर देते हैं। क्या करते हैं? जो जल का अणु की सहायता से क्या करते हैं, जो जल की अणु की सहायता से जो सबस्ट्रेट होता है उसको क्या करते हैं, जल अपघटन कर देता है। बाद में उदाहरण है आपका सुक्रेज, माल्टेज, लाइपेज, पेप्सिन आदि। डेस्मोलाइजिंग एंजाइम है। इस समूह के एंजाइम जो होते हैं वो परमाणुओं के मध्य, कार्बन परमाणुओं के मध्य पाए जाने वाले जो बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ने, जोड़ने अथवा परमाणुओं को समूह को एक दूसरे के समूह से एक्सचेंज करने पर, स्थानांतरित करने पर कार्य करते हैं। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अधिकतर प्रकीर्ण इसमें आते हैं, जैसे कि एल्डोलेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, हेक्सोकाइनेज, कैटोलेज, डिकार्बोक्सिलेज आदि। अगर बायोकेमिस्ट्री के आधार पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में अभिक्रिया तथा एंजाइम की विशिष्टता के आधार पर एंजाइम्स को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और उनको फिर से उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि पहला है आपका ऑक्सीडोरिडक्टेज। इसमें क्या होता है, ऐसे एंजाइम रखे जाते हैं जो 2 क्रियाधारों के बीच ऑक्सीकरण करते हैं एवं अवकरण की क्रिया को अंजाम देते हैं। उपवर्ग है आपका डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, परऑक्सीडेज, हाइड्रोलिजेज, ऑक्सीजिनेज आदि। फिर है ट्रांसफरेज। वे एंजाइम जो 2 क्रियाधारों के बीच क्रियात्मक समूह के स्थानांतरण का कार्य करते हैं। जब 2 क्रियाधार जो होते हैं उनके बीच क्या करते हैं, क्रियात्मक समूह के फंक्शनल जो ग्रुप होते हैं उनको ट्रांसफर करते हैं। तो उसमें कौन कौन सा एग्जाम आता है उपवर्ग आपका, हेक्सोकाइनेज और फास्फोरिलेज। फिर आपका हाइड्रोलेज। वे एंजाइम जो जल की सहायता से क्रियाधारों को अपघटित करने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जो हाइड्रोलेजेस, हाइड्रो मतलब हो गया जल, जल की सहायता से क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को अपघटित करते हैं और अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। उसका उपवर्ग है लाइपेज, आर्जिनेज, गैलेक्टोसिडेज आदि। फिर है लाइजेस। ऐसे एंजाइम जो बिना जल अपघटन ही क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को अपघटित क्रियात्मक समूह से निष्कासित करने का कार्य करते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप होता है और जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें क्या करता है, बिना जल अपघटन किए ही उसको क्या कर देता है, अलग कर देता है। जैसे एक लाइजेस कहलाता है। इस वर्ग के एंजाइम का क्रियाधार क्या होता है, CO, CN, CS तथा C हैलाइड बंधों पर अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण है एल्डोलेज, फ्यूमरेज, हिस्टिडेज आदि। नेक्स्ट है आपका आइसोमरेज। ऐसे एंजाइम जो अंतराणविक पुनर्गठन के फलस्वरूप आइसोमर अर्थात समस्थानिक अणुओं के निर्माण करने वाली अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। आइसोमर का मतलब क्या होता है, रीअरेंजमेंट का काम करते हैं। यहाँ से उठा के यहाँ कर दिए, यहाँ से उठा के यहाँ करके रीअरेंज कर दिए, ठीक है, कार्य करते हैं, इसको आइसोमरेज कहते हैं। इनमें कौन कौन से उपवर्ग है, तो ग्लूकोफॉस्फेट आइसोमरेज, एपीमरेज, ट्रायोफॉस्फेट आइसोमरेज आदि।
फिर है लाइगेज तथा सिंथेटेज। ऐसे एंजाइम जो दो अणुओं को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं और एटीपी के पायरोफॉस्फेट बंध के टूटने से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की सहायता से करने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं, तो उन्हें लाइगेजेस कहते हैं। दो बंधों को आपस में जोड़ते हैं। फिर जो एटीपी का चक्र होता है, एटीपी में चक्र में जो पायरोफॉस्फेट बंध बनता है, एटीपी साइकिल जो होता है उसमें क्या होता है, पायरोफॉस्फेट बंध बनता है। उसमें जब वो बंध जब टूटता है ना, तो वो बंध जो टूटता है तो उसकी जो ऊर्जा रिलीज होती है, जो कोई भी बंध टूटेगा तो ऊर्जा रिलीज होगी, और ऊर्जा रिलीज होगी तो इससे जो अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है उसको क्या बोलते हैं, लाइगेजेस कहते हैं। इसका और उदाहरण आपका एसिटिल कोएंजाइम लाइगेज, एसिटिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, ग्लूटामिन सिंथेटेज आदि। अगर इसकी क्रिया विधि देखेंगे तो क्रिया विधि को चरणबद्ध घटना के रूप में संपन्न करते हैं। पहला है सर्वप्रथम प्रकीर्ण क्रियाधार सब्सट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम क्रियाधार समृद्ध एंजाइम सम्मिश्र एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। पहले क्या करता है, जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, कोई भी पदार्थ जो जहाँ पे अभिक्रिया होने लगता है तो अभिक्रिया होना होता है तो उसके साथ क्या करता है, सब्सट्रेट जो क्रिया करने वाला चीज होता है उसके साथ क्या कर लेता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स का बनाने के बाद क्या होता है कि एक्टिव साइट को स्पर्श करता है और अपने बंधों में विरूपण करता है, जिसके कारण अभिक्रिया होने लगती है। क्या करते हैं, जब एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ गया, ठीक, अब ये दोनों जुड़ गए, अब इसका जो एक्टिव साइट है, मतलब यहाँ से अभिक्रिया होगा, कभी यहाँ से अभिक्रिया होगा, तो उसका जो एक्टिव साइट है वहाँ से जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद क्या करता है, जुड़ता है, जुड़ने के बाद क्या करता है, वो बॉन्ड में फिर ट्रांसफर होता है इधर उधर। उसके बाद क्या होता है कि क्रियाधार के कुछ बंध टूटते हैं, फिर इसमें भाई अब इसके साथ एक्टिव साइट के साथ ये जुड़ा तो कुछ बंध इसके टूटेंगे, फिर से अधिक क्रियाधार होने की स्थिति में ये जुड़ते हैं। फिर जब ये एक्टिव स्थिति में आ जाता है तब ये जुड़ते हैं। इस अवस्था के बाद नया पदार्थ या नया यौगिक बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद। जैसे कि देखो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ पहले जुड़ा तो ES हो गया, अब ये सबस्ट्रेट के साथ जुड़ गया तो अब इसमें कोई ना कोई बॉन्ड तो टूटेगा, अब ये जो बॉन्ड है वो टूटेगा तो नया यौगिक बनाएगा, तो ये बन जाएगा E और P। देखो E जो है, एक बार और मैं बता रही हूँ यहाँ पे आपको, E जो है एंजाइम है, ठीक। अब एंजाइम जो है वो किसमें क्रिया होना है, सबस्ट्रेट में क्रिया होना है, और सबस्ट्रेट में क्रिया होना है, और एक और पदार्थ है, ठीक है, जिसको हम लोग म्यू मान लिए या फिर P मान लिए, C मान लिए, ठीक। अब इन दोनों का क्रिया होना है तो ये दोनों इसके साथ जुड़ जाएगा। अब इसका बन गया तो क्या बनेगा, ES बन गया प्लस C बच गया। अब क्या करेगा, जो E है वो बाहर निकलना चाहेगा तो इससे तोड़ेगा बंध, अब इससे बंध तोड़ेगा तो ये इसके साथ क्रिया कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, E प्लस SC, ठीक है। तो ये जो SC है ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, और ये बन गया आपका एंजाइम जो है वो बाहर निकल गया। ये है दूसरा प्रोसेस। उत्पाद बनने के पश्चात जो प्रकीर्ण होता है वो स्वतंत्र हो जाता है। हम लोगों ने देखा कि ये जब ये कॉम्प्लेक्स बना है SC तो ये जो E है एंजाइम जो है वो क्या हो गया, फ्री हो गया, फिर पुनः क्रियाधार से जुड़ जाता है। सही मायने में जब कोई पदार्थ रासायनिक क्रिया करता है, मतलब जब रिएक्शन होता है कोई भी चीज़ में, तो उसमें क्या होती है, निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे क्या बोलते हैं, सक्रियण एनर्जी बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं, जो प्रकीर्ण क्रियाधारकों को कम कर देते हैं। सब्सट्रेट की इसी सक्रियण ऊर्जा एनर्जी कहते हैं, कम, ठीक है, कम कर देते हैं। फिर जो सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, ये E प्लस सब्सट्रेक्ट हो गया, ES कॉम्प्लेक्स बना, E प्रोडक्ट बन गया, इसमें क्या हुआ, सब्सट्रेक्शन ऊर्जा की कमी हुई। अब तक देखते हैं सक्रियण ऊर्जा क्या होता है। सक्रियण ऊर्जा ये भी इंपॉर्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी ये भी आता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो विभिन्न अभिकारक होते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स के अणुओं के आपस में टकराने से ही संपन्न होता है।
जिन चीज़ों से यौगिक बनना है, कॉम्प्लेक्स बनना है, जब वो दोनों अब एक पास में आते हैं और उनमें सामान्य ताप में ये अभिक्रियाएं जब होती है तो इतनी धीमी होती है कि इनको आभास नहीं होता। इसके पीछे कारण ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए अणुओं में एक निश्चित ऊर्जा का उपस्थित होना आवश्यक है। मतलब देखो, अगर आप खाना नहीं खाए रहोगे तो आप धीरे धीरे कार्य करोगे जब आपको भूख लगते रहेगा, लेकिन जब आपका पेट भरा रहेगा, आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, तो आप क्या करोगे, उसी काम को थोड़ा तेजी से करने लगोगे। तो इसमें भी वही चीज़ है कि इनको क्या चाहिए, निश्चित चाप चाहिए, निश्चित ताप दाब चाहिए, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, कोई भी रासायनिक क्रिया जो होता है उसको जल्दी संपन्न करता है। मतलब ऐसे नॉर्मल होते रहेगा नेचुरल तो वो क्या होगा, धीमी धीमी, लेकिन उसको अगर हम लोग जल्दी गर्म कर, मान के चलो एक बर्तन में हम लोगों को पानी लेना है, अब उसको हम लोगों को गर्म करना है तो उसको हम लोग धूप में रखेंगे तो बहुत घंटे में गर्म होगा, लेकिन उसको हम लोग गैस में रख देंगे, हीटर में रख देंगे तो बहुत जल्दी गर्म होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग ने क्या करा दिया, ताप बढ़ा दिया, और ताप बढ़ाने से क्या हुआ, जो रासायनिक अभिक्रिया है वो तेजी से संपन्न हुआ। इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। और रासायनिक उत्प्रेरक भी अभिक्रिया की गति बढ़ाते हैं, इसलिए अणुओं का ऊर्जा स्तर बढ़ाने की वजह से सक्रियण ऊर्जा का कम अणु के पहले, ठीक है। ये है आपका सक्रियण ऊर्जा। कोई भी रिएक्टेंट होता है, अगर इसको हम लोग ग्राफ के बेस में समझेंगे तो क्या होता है कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब होता है तब उस, अगर हम लोग बहुत सारा एंजाइम देते हैं, मतलब उनमें एंजाइम रखते हैं तो वो क्या होगा, एक्टिवेशन मतलब जल्दी होगा और फ्री होगा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो एक्टिवेटेड होगा कहाँ तक, यहाँ तक होगा, तो जल्दी हुआ, सब्सट्रैक्ट एनर्जी लेवल बढ़ा और प्रोडक्ट जल्दी मिला हमको। और प्रोडक्ट जब मिलता है तो क्या बनता है, फ्री एनर्जी मिलता है, जिसमें ए और जो बी है उनके बीच जो फ्री एनर्जी होगा वो क्या होगा, यहाँ चला जाएगा। एंजाइम के क्रियाविधि के सिद्धांत। एंजाइम के जो एक्टिव साइट होता है, मतलब कोई भी एंजाइम में एक्टिव साइट कैसे होता है और क्या होता है, इसके लिए कुछ क्रियाविधि दिए गए हैं, उसको देखते हैं। कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से पहला सिद्धांत है आपका एंजाइम क्रियाधार जटिल परिकल्पना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। इस परिकल्पना के अनुसार क्रियाधार जो एंजाइम होते हैं, मतलब जो क्रिया करने वाले एंजाइम होते हैं, वो सक्रिय स्थल से जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। मतलब सबस्ट्रेट के जिस भी जगह से एंजाइम जुड़ता है और जुड़ने के बाद क्या कहलाता है, उसको जिस स्थान से, मतलब जिस स्थान को वो नीड रखता है वहाँ से वो जोड़ता है, उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्रियाधार पर क्रिया करके एंजाइम उसे अन्य उत्पाद में परिवर्तित कर देता है। इसमें दूसरा है आपका ताला चाबी परिकल्पना। इस परिकल्पना में देखो, पहला चीज है एंजाइम मॉलिक्यूल लेंगे, अगर ये एंजाइम है मान के चलो और ये सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल है जिसमें रिएक्शन होना है, तो ये दोनों क्या करते हैं, ऐसा होता है कि ये दोनों में आकर फिट हो जाता है। फिर ये फिट हो गया, फिट होने के बाद क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स बनाया। क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स बनाया। एंजाइम और सबस्ट्रैक्ट मिल गया तो कॉम्प्लेक्स बना लिया, यौगिक बना लिया। दो चीज मिलना है तो ये क्या बनाता है, यौगिक बना लिया। फिर जब पर अभिक्रिया हो गया तो प्रोडक्ट के रूप में दो चीज दिया, वो तोड़ दिया। अब इसको यहाँ से ये तोड़ दिया है ना, इसको तोड़ देने के बाद क्या दिया, दो प्रोडक्ट दिया, दो चीज बना इससे, एक सब्सट्रैक्ट से क्या बना, दो चीज बना, और एंजाइम जो हो गया वो फ्री हो गया। ये है आपका पहला वाला सिद्धांत। अब देखते हैं दूसरा, ताला चाबी परिकल्पना। इस परिकल्पना को एमिल फिशर नामक वैज्ञानिक ने 1894 में दिया था। और इसमें क्या होता है, इसमें सक्रिय कोई भी जो एंजाइम होता है और कोई भी सब्सट्रैक्ट होता है उसमें एक सक्रिय स्थल होता है जो क्या करता है, उसकी तुलना किससे की थी, चाबी से। मतलब जो एंजाइम है होता है उसका किससे किया था, चाबी से तुलना किया था। जो क्रियाधार सब्सट्रैक्ट होता है उसका तुलना किससे किया था, ताले से किया था। मतलब जो एक ताला को एक ही चाबी खोल सकता है ना, सब चाबी नहीं खोल सकते। वैसे ही विशिष्ट एंजाइम जो होता है वो विशिष्ट क्रियाधार पर ही क्रिया करता है और सक्रिय होता है। तो प्रकीर्ण की सक्रियता के कारण क्रियाधार टूटकर या दूसरे पदार्थ वस्तु से जुड़कर उत्पाद बना देते हैं। ये है, देखो, अगर हम लोग की के रूप में हम लोग एंजाइम को रखते हैं तो ये क्या करता है, लॉग जो होता है वो सब्सट्रैक्ट होता है। फिर जब एंजाइम और लॉग जब मिलते हैं, मतलब एंजाइम और ये ताला और चाबी जब मिले तो क्या बना लिया, एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर की अलग हो गया और प्रोडक्ट के फलस्वरूप क्या हुआ, ये ताला जो है वो खुल गया। क्लियर।
तीसरा है कोसलैंड की इंड्यूस्ड फिट परिकल्पना। डी कोसलैंड ने एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए अभिप्रेरित जुड़ाव परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रकीर्ण जब क्रियाधार से जुड़ता है तो उसकी संरचना में चेंजेस आ जाते हैं। जो एंजाइम जो होता है, जब कोई भी सब्सट्रेट की क्रिया एक्टिव साइट से जुड़ता है, क्रियाधार जगह से जुड़ता है, तो उसमें क्या होता है, चेंजेस आ जाता है। यह परिवर्तन मामूली तथा अस्थायी होता है। लेकिन जब फिर प्रकीर्ण पूरा क्या होता है, जब प्रकीर्ण जब यौगिक बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उसके आकार में चेंजेस आ जाता है। लेकिन जब वो प्रोडक्ट बनाता है तो क्या होता है, जब वो प्रोडक्ट बनाता है तो प्रोडक्ट बनाने के बाद जब एंजाइम अलग होता है सब्सट्रेट से, तो वो क्या हो जाता है, फिर से अपने पुराने संरचना में आ जाता है। यह है कोसलैंड परिकल्पना के अनुसार एंजाइम की क्रियाशीलता। नेक्स्ट है आपका प्रकीर्ण निरोधन या संदमन। प्रकीर्ण की सक्रियता कुछ विशिष्ट प्रकार के पदार्थ के प्रकीर्ण के सक्रिय स्थल अन्य स्थल के जुड़ने के कारण समाप्त हो जाती है। जैसे कि अगर वो सक्रिय स्थल में नहीं जुड़ा कोई भी एंजाइम अगर दूसरे स्थल में जुड़ गया तो उसकी सक्रियता वहीं पे समाप्त हो जाएगी। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, प्रकीर्ण निरोधन नाम से सूचित किया जाता है। निरोधन की क्रिया जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। पहला है प्रतियोगात्मक कॉम्पिटेटिव इनहिबिटेशन। इसमें क्या होता है, निरोधन में प्रकीर्ण जो होते हैं वो सक्रिय स्थलों को निरोधन से भर दिया जाता है। मान के चलो ये सब्सट्रेक्ट है ना, ये मान के चलो ये हम लोग ने एंजाइम लिया, ये दोनों हैं सब्सट्रेक्ट, ये जो है वो सब्सट्रेक्ट है इस प्रकार का। इस प्रकार का सब्सट्रेट है। अब इसको जोड़ना है तो ये क्या करता है कि इसको भी ये अब एंजाइम को यहाँ पे भर दिया तो ये कहाँ से घुसेगा, नहीं घुस पाएगा ना। तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब योग जहाँ पे जुड़ने का होता है वहीं पे ही कुछ और आ जाता है जिसके कारण वो जुड़ नहीं पाता, उसको क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, आकारिकी क्रिया। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटेशन कहते हैं। उदाहरण है आपका, या आकारिकी क्रियाधार भी बोलेंगे। मैलेनिक अम्ल की उपस्थिति में सक्सिनिक अम्ल जो होता है वो डिहाइड्रोजिनेज के लिए प्रतियोगात्मक निरोधक का कार्य करते हैं। अपनी उपस्थिति में ये प्रकीर्ण जो होते हैं वो सक्रिय स्थल से जुड़ जाते हैं और सक्सिनिक अम्ल को जुड़ने नहीं देते। अन्यथा सक्सिनिक अम्ल जो होता है प्रकीर्ण के कारण फ्यूमेरिक अम्ल अन्य उत्पाद के रूप में बनता है। फिर दूसरा है प्रतियोगात्मक निरोधन। इस प्रकार के निरोधन तब होता है जब प्रकीर्ण में सक्रिय स्थल नहीं बनता बल्कि दूसरे स्थल से निरोधक जाकर चिपक जाता है, प्रकीर्ण के आकार को बदल देता है या सक्रिय स्थल को भौतिक रूप से निस्तारित कर देता है। मान के चलो एंजाइम है, उसमें जहाँ पे एक्टिव स्थल होना है या फिर जहाँ पे जुड़ना है वो क्या करता है, इनहिबिटर आके जुड़ जाता है और इनहिबिटर आके जुड़ जाता है तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिससे क्या होगा, इन दोनों का कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतियोगितात्मक निरोधन। ठीक, फिर है प्रोटीन निरूपण निरोधन। इस प्रकार का निरोधन जो होता है वो उच्च ताप के कारण उत्पन्न होता है। जब कोई अभिक्रिया में उच्च ताप होती है तो 1 या 2 से अपवादों को छोड़ दे तो इनमें क्या होता है, एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के होते हैं और जो प्रोटीन होता है वो उच्च ताप 50 सेंटीग्रेड से अधिक पर विघटित हो जाता है क्योंकि ऐसी स्थिति में ये रासायनिक बंध नहीं बना पाता। और दूसरा चीज की जो रासायनिक बंध पहले से होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूटने लगते हैं जिससे ये अपनी रचना खो देते हैं। मतलब अब रासायनिक बंध टूटते गया तो वो क्या हो गया, उनकी संरचना में चेंजेस आ गए। तो ऐसी स्थिति में जो क्रियाधार होते हैं वो प्रकीर्ण के साथ सम्मिश्रित नहीं बन पाता है, अतः अभिक्रिया नहीं हो पाता। इस प्रकार की स्थिति में निरोधन को प्रोटीन विरूपण निरोधन कहते हैं। फिर है मॉड्यूलेशन और एलोस्टेरिक संबंधन या पुनर्भरण निरोधन। ऐसे निरोधन में रासायनिक क्रिया जो होता है उसमें उत्पन्न होने वाला जो उत्पाद होता है उसको जब एकत्रीकरण करते हैं या सांद्रण करते हैं तो उत्पादन के लिए निरोधकता का कार्य करते हैं। यह निरोधन जो होता है वो प्रायः श्रृंखला में होने वाली क्रियाओं में होता है जिनमें सामान्यतः एक क्रिया का उत्पाद दूसरे के क्रियाधार, मतलब एक क्रिया का जो उत्पाद होता है वो दूसरे के क्रियाधार, दूसरा रिएक्शन में जो क्रियाधार का कार्य करने लगता है। ठीक, वास्तव में इस प्रकार के निरोधन में प्रकीर्ण की किसी विशेष सतह से जुड़ जाते हैं और यह बंध रासायनिक प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले प्रकीर्ण को निरोधित कर देता है। एंड प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ने से होती है। प्रकीर्ण सक्रियता निरोधन की क्रिया अन्य उत्पाद निरोध या फिर पुनर्भरण संदमन या एलोस्टेरिक निरोधन या मॉड्यूलेशन कहलाता है। उदाहरण है श्वसन के ग्लाइकोलाइड की क्रिया में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की उपस्थिति में हेक्सोकाइनेज प्रकीर्ण की सक्रियशीलता को रोक देता है। ठीक है,
क्या बोल रहे हैं, देखो इसमें एक चीज़ बस मेन है आपका कि जैसे कोई भी सब्सट्रैक्ट है और कोई भी एंजाइम है, तो कोई भी सब्सट्रैक्ट जो होता है वो पहले क्रिया में सब्सट्रैक्ट होता है, फिर वो जाके क्या बना लेता है, प्रोडक्ट बना लेता है। लेकिन अब जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे अभिक्रिया के लिए क्या करता है, सब्सट्रैक्ट का कार्य करने लगता है। अब सब्सट्रैक्ट का कार्य करता है तो क्या करता है, प्रकीर्ण जो होता है, एंजाइम जो होते हैं उसमें क्रियास्थल में चेंजेस होते हैं, उनका रिएक्शन जो बॉन्ड होता है उसमें चेंजेस होते हैं, तो वो क्या होता है, इनहिबिट का कार्य करता है, निरोधन का कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें किसका उदाहरण लिया है, उदाहरण के लिए श्वसन का लिया है। ग्लाइकोलाइट जब क्रिया होती है, ग्लाइकोलेशन की क्रिया जब होती है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जब उपस्थिति होती है तो एक्सोकाइनेज की क्रियाशीलता को रोक देता है। फिर आपका जाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की क्रियाशीलता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला है आपका हाइड्रोजन आयन सांद्रता। प्रत्येक एंजाइम का विशिष्ट पीएच पर क्रियाशील होता है, मतलब एक लिमिट होता है, एक चीज़ होता है जिसमें अपने पर्टिकुलर पीएच पर ही वो क्रियाशील हो पाता है, जैसे कि कोई 2 में होता है, कोई 7 में होता है। जस्ट लाइक ये कि आपका सलाइवरी अलाइमेज जो कि हो है वो उदासीन माध्यम अर्थात पीएच 7 पर ही सक्रिय होता है। कुछ है जैसे आर्जिनेज है वो पीएच 10 में अनुकूलन होता है। तो इसमें क्या होता है, क्रियाशीलता को अगर विशिष्ट एंजाइम की क्रियाशीलता को समाप्त करना है तो उसको उस पीएच से हटा दो। ठीक, एंजाइम की सक्रियता का पीएच पर प्रभाव, ये है आपका ग्राफ। तापमान, तापमान क्या बोल रहा है कि प्रत्येक जो एंजाइम होता है हमारा किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। और प्रोटीन जो होता है वो किसमें अभिक्रिया करता है, एक लिमिट टाइम में, मतलब एक मध्यम जो ताप होता है उसमें या तो कम होगा या फिर बहुत अधिक ताप होगा। तो बहुत अधिक ताप होगा तो जो प्रोटीन है उनके अणु जो होते हैं विघटित होने लगते हैं, जिससे क्रिया तो हो नहीं पाएगा। दूसरा चीज, अगर जब ताप कम होता है तो जो अभिक्रिया है वो धीमी होने लगेगी। क्लियर, ये है आपका तापक्रम का प्रभाव। ये है मतलब अगर निश्चित ताप देखेंगे 37 सेंटीग्रेड अगर देखेंगे तो 37 सेंटीग्रेड में ही जो एंजाइम होते हैं वो बहुत अच्छे रूप में सक्रिय होते हैं, बहुत क्रियाशील होते हैं। फिर है क्रियाधार की सांद्रता, क्रियाधार को कींद ओज भी कहते हैं। किसी एंजाइम की सक्रियता उसके कींद सब्सट्रैक्ट क्रियाधार बोलते हैं ना, सब्सट्रैक्ट की सांद्रता पर निर्भर करता है। सब्सट्रैक्ट की सांद्रता जितनी संतुलित होगी उसमें क्या होगा, जो एंजाइम और क्रियाधार सब्सट्रेट के बीच जो संबंध होगा वो क्या होगा, सही होगा, और उससे क्या होगा, जल्दी उत्पाद बनेगा। तो प्रतिक्रिया की गति जो लगभग तेजी से बढ़ती है जिस क्रियाधार की सांद्रता में वृद्धि होती है। कुछ समय के पश्चात क्रियाधार की मात्रा की वृद्धि रुकने लगती है तो प्रतिक्रिया की गति तेज नहीं हो पाती एवं प्रतिक्रिया जो है प्रक्रिया जो है पर्याप्त अधिगम गति तक पहुंच चुकी होती है, जो मानक अवस्था में प्रत्येक एंजाइम के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। अभिकारक की सांद्रता का एंजाइम पर प्रभाव, सब्सट्रैक्ट जब ठीक होगा तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा गति। फिर अगर जब सब्सट्रैक्ट की मात्रा कम होती जाएगी तो वो क्या होगा, गति धीरे होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। फिर है उत्पाद सांद्रता, यदि रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद जो होते हैं वो उनके स्थल पर विद्यमान रहते हैं तो उनकी बढ़ती उपस्थिति रासायनिक अभिक्रिया की गति को स्वयं निरोधन की तरह कार्य करके कम कर देता है। मतलब जब उत्पाद बढ़ते जाएगा तो रासायनिक अभिक्रिया की गति कम होने लगेगी। सक्रिय कारकों की उपस्थिति, कुछ पदार्थों की उपस्थिति से प्रकीर्ण की सक्रियता को बढ़ा देती है। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, सक्रिय पदार्थ, जिससे क्या होता है जो अभिक्रिया होगी वो तेज गति से होगी। निरोधन की उपस्थिति, यदि अगर कोई भी पदार्थ मतलब के विपरीत पदार्थ उपस्थित होगा तो वो क्या होगा, क्रिया को धीरे धीरे करेगा। प्रकीर्ण की सांद्रता, अगर निश्चित तौर पर प्रतिस्थापित है तो प्रकीर्ण की सांद्रता बढ़ने पर जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन विशिष्ट सांद्रता स्तर को प्राप्त करने के बाद सक्रियता तो स्थिर हो जाती है या अप्रभावित रहती है। अगर एंजाइम्स का जैविक महत्व देखेंगे तो ये क्या करता है, घावों को भरने का कार्य करता है। सुअर के अग्नाशय से प्राप्त जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, त्वचीय रोग और जो घाव होते हैं उनको भरने का कार्य करता है। मानव शरीर में त्वचा से बालों को हटाना, चमड़ा उद्योग में जो चमड़े में बाल लगे होते हैं उनको हटाने का कार्य कौन करता है, एंजाइम से होता है। रक्त थक्का घोलना, कभी कभी मस्तिष्क तथा धमनियों के रुधिर में क्या होते हैं, रक्त के थक्के बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में यूरिया से प्राप्त जो प्रकीर्ण होता है यूरोकाइनेज, उसका उपयोग कर इस थक्के को घोलने के लिए किया जाता है, जिससे हमारी रक्षा होती है। रक्त समूह में परिवर्तन, प्रोफेसर केन पुरकावा ने अपने परीक्षणों के आधार पर यह बताया कि रक्त समूह जो होता है लाल रुधिर कणिकाओं में मौजूद शर्कराओं द्वारा निर्धारित होता है, जिन पर विशिष्ट प्रकीर्ण पाए जाते हैं। इन विशिष्ट प्रकीर्णों को विघटित कर दिया जाए तो रक्त समूह ए एवं बी को रक्त समूह में ओ में बदला जा सकता है। जैव रसायनों का विश्लेषण
कुछ प्रकीर्णों का उपयोग रक्त समूह में उपस्थित कुछ विशिष्ट पदार्थों की मात्रा लगाने के लिए किया जाता है। जैव रासायनिक का विश्लेषण मतलब कोई भी चीज़ का पता करना है तो हम लोग कुछ एंजाइमों के उपयोग करके पता कर सकते हैं, जैसे कि यूटिकेज, यूरिएक जो होता है वो मेलिबोज प्रकीर्णों का उपयोग करके हमारे घर में उपस्थित यूरिक अम्ल, यूरिया, यूक्रोज और रेपिनोज इत्यादि की मात्रा का पता लगाने के लिए करते हैं। चीज़ मेकिंग में भी एंजाइम्स का कार्य होता है, जैसे कि रिनेट मक्खन बनाने में किया जाता है, या दूध को केसिन के रूप में कणों में आपस में मिलाकर क्या करता है, मक्खन में परिवर्तित करता है। फलों के रस का उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रूट जूस, कुछ फलों के रसों को शोधन के लिए प्रकीर्णों की आवश्यकता पड़ती है। इन रसों को साफ करने के लिए इनमें पैक्टिक प्रकीर्णों के मिश्रण मंगाए जाते हैं। मतलब क्या, जो फ्रूट जूस मिलता है उसको साफ करने के लिए, उसको बहुत दिनों तक शुद्ध बनाए रखने के लिए एंजाइम्स का हेल्प लेते हैं। क्लियर। इसके साथ हमारा लेसन 9 जो है यहीं पे, जैव अणु जो है यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको सारे क्लियर, जो आपको सारे टॉपिक जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ हमारे सीजी शिक्षा चैनल में बने रहिए अगले अध्याय के लिए। धन्यवाद।